विचारधारा, दो ध्रुवीयता का अंत। मतलब जब शीत युद्ध में जैसे मैंने बताया था कि विश्व जो है दो ध्रुवों में बट गया था। एक का नेतृत्व जो है अमेरिका कर रहा था और दूसरे का नेतृत्व जो है यूएसएसआर मतलब कि सोवियत संघ कर रहा था। ठीक है, तो बेसिकली अमेरिका जो है वो पूंजीवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहा था और सोवियत संघ जो है समाजवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहा था। अब इसमें बेसिकली इस युद्ध का या शीत युद्ध का खत्म होगा तभी तो इन दो ध्रुवों का अंत होगा, है ना। तो ये जो शीत युद्ध था, जो एक तरीके से जो टेंशन थी, जो टकराव की स्थिति बनी हुई थी, वो चीज़ कैसे खत्म हुई इस पे चलते हैं। शीत युद्ध का सबसे सरगम मतलब सबसे पीक वाला जो दौर था, सबसे ज़्यादा जब शीत युद्ध का असर था, तो उसमें बर्लिन की दीवार खड़ी की गई। बर्लिन बेसिकली जो है एक तरीके से जर्मनी में जगह है, उसमें जो है एक दीवार खड़ी कर दी गई थी, जिससे जर्मनी दो हिस्सों में बट गया था, एक पूर्वी जर्मनी और दूसरा पश्चिमी जर्मनी। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है ये शीत युद्ध का जो है सबसे बड़ा प्रतीक था, क्योंकि पूर्वी जर्मनी जो है वो रसिया की साइड थी समाजवादी विचारधारा, और दूसरी तरफ पश्चिमी जर्मनी जो है अमेरिका की साइड थी मतलब पूंजीवादी विचारधारा। ठीक है, तो 1989 में जो पूर्वी जर्मनी की आम जनता थी, उसने इस दीवार को, बर्लिन की दीवार को गिरा दिया, जो शीत युद्ध की समाप्ति का एक तरीके से शुरुआत कह सकते हैं, है ना। इस नाटकीय घटना के बाद और भी नाटकीय तथा ऐतिहासिक घटनाएं हुई थी। इसकी जो परिणति थी, इसका जो रिजल्ट हुआ वो दूसरी दुनिया के पतन। दूसरी दुनिया के पतन से मतलब है देशों का पतन नहीं, बल्कि वहाँ पे जो विचारधारा थी, जो समाजवादी विचारधारा चल रही थी, उसका पतन हुआ और शीत युद्ध की समाप्ति हुई। शीत युद्ध था ही इसीलिए कि एक तरफ समाजवादी कह रहे थे कि हमारी विचारधारा अच्छी है, दूसरी तरफ पूंजीवादी कह रहे थे कि विश्व पे उनकी विचारधारा का वर्चस्व होना चाहिए। और जब समाजवादी विचारधारा को मानने वाले देशों ने उसे छोड़ दिया, उसका त्याग कर दिया, तो अब सीधी सी बात है, एक ही विचारधारा बची और वो है पूंजीवादी विचारधारा, जिसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? अमेरिका। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विभाजित हो चुके जर्मनी, दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही जो है जर्मनी विभाजित हो गया था, और जब बर्लिन की दीवार गिर गई तो उसका फिर से एकीकरण हो गया, मतलब वो एक हो गया। ठीक है, सोवियत संघ के खेमे में शामिल पूर्वी यूरोप के जो 8 देश थे, एक एक करके सबकी जो जनता थी वो प्रदर्शन करने लगी और साम्यवादी जो शासन को उन्होंने बदल दिया वहाँ के नेताओं ने। जब जनता उस चीज़ से खुश नहीं है तो सीधी सी बात है, नेता को अपने फैसले बदलने ही पड़ेंगे। क्लियर। शीत युद्ध के अंत के समय सोवियत संघ जो चुपचाप इन चीज़ों को देख रहा था, क्योंकि यही सारे आंदोलन और प्रॉब्लम जो है सोवियत संघ के अंदर खुद चल रही थी। ऐसा किसी सैन्य मजबूरी से नहीं हो रहा था, मतलब ऐसा नहीं है कि मिलिट्री की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही थी, साम्यवादी शासन जो है ख़त्म हो रहा था, विचारधाराओं से लोग हट रहे थे, बल्कि ऐसा हो रहा था जनता की जो सामूहिक कार्यवाही, जनता जो एक साथ आकर कार्यवाही कर रही थी, उसके दबाव के कारण अंत में सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ भी जो है कई टुकड़ों में बट गया, और इस अध्याय में हम यही देखेंगे कि दूसरी दुनिया का विघटन, बंटवारा कैसे हुआ, उसका मतलब क्या है, कारण क्या थे, परिणाम क्या हुए, और इसके बाद जो दुनिया हमारे सामने आई इस विघटन के बाद, उसका और भारत के रिश्ते कैसे रहे। क्लियर। तो अब एक साइड से जो कॉलम में देख लेते हैं कि बेसिकली आपको फर्स्ट फिगर में जो है, एक सेकेंड, फर्स्ट फिगर, हाँ, यहाँ देखिए कि जनता जो है एक छोटा सा छेद करने की जो है इस दीवार में, बर्लिन की दीवार में यहाँ छोटा सा छेद करती है और धीरे धीरे इस पूरी दीवार को गिरा देती है। ठीक है, बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। 1961 में बनी यह दीवार पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलगाती थी। 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी यह दीवार लगभग 28 वर्षों तक खड़ी रही ऐसे ही, और आखिरकार जनता ने इसे 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया। यह दोनों जर्मनी के एकीकरण और साम्यवादी खेमे की समाप्ति की शुरुआत थी। अब लोग दीवार में छोटा छेद करते हैं और उसके बाद इसे दीवार को गिरा देते हैं। 1989 से पहले बर्लिन की दीवार के को भी दिखाया गया है कि ये देखिए कैसी थी दीवार। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सोवियत प्रणाली क्या थी? बेसिकली समाजवादी सोवियत गणराज्य यूएसएसआर, रूस में जो क्रांति हुई थी 1917 में, 9th क्लास में आप सबने इसके बारे में पढ़ा ही होगा, बोल्शेविक क्रांति या अक्टूबर क्रांति के नाम से, जिसके बाद वहाँ समाजवादी विचारधारा को जो है महत्व दिया गया। तो उसके बाद ही जो है यूएसएसआर जो है वो अस्तित्व में आया था। एक तरीके से यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी। विरोध में मतलब कि एक दूसरी विचारधारा उसके सामने आएगी, और समाजवाद के जो आदर्श थे, जो समतामूलक समाज, मतलब कि सबको जो है इक्वली राइट्स मिलने चाहिए या इक्वली अधिकार मिलने चाहिए, बहुत ज़्यादा इक्वालिटी पे इस पर बल दिया गया था। ठीक है, कि हर किसी के पास उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो है ज़रूरी साजो सामान
हो। यह मानव इतिहास में निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज में समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से सबसे बड़ी कोशिश की गई थी कि समानता लेकर आनी है, समाजवादी विचारधारा को आगे लेकर चलना है। इसमें एक सिंपल सा है कि एक एग्जाम्पल है कि जैसे एक गांव में जितनी भी ज़मीन है उस ज़मीन पे सारे ही लोग जो है मिलकर खेती करेंगे और उससे जो भी उपज होगी हर एक परिवार को उसके ज़रूरत के अनुसार बांट दिया जाएगा। ये थी समाजवादी विचारधारा। क्लियर। ऐसा करने में सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिक महत्व दिया। मतलब पार्टी एक सेकंड आप लोग एक साइड में दे सकते हैं। व्लादिमीर लेनिन, जिसने 1917 की जो क्रांति थी उसके नायक थे ये, और इसके बाद उस देश में समाजवादी विचारधारा को लेकर आने वाले भी जो एक तरीके से श्रेय है वो इन्हीं को जाता है। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी जो है एक तरीके से जितनी भी राजनीतिक प्रणाली वहाँ चल रही थी उसकी जो सेंटर पॉइंट था वो कम्युनिस्ट पार्टी थी। इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष की कोई ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि जब कम्युनिस्ट पार्टी एक तरीके से ये मानती है कि यही जो है सारी एक तरीके से समाजवादी विचारधारा का अगुवा करेंगे, उसको जो है लीड करेंगे और जितने भी फैसले हैं देश के लिए वो यही लेंगे। ठीक है। अगर मैं कम्युनिस्ट पार्टी की बात करूँ तो आप इस समय चीन का काफ़ी न्यूज़ में देख रहे हैं, वहाँ पे भी कम्युनिस्ट पार्टी का ही एक तरीके से शासन चलता है, उनका रोल चलता है। ठीक है। और वैसे ही कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो सोवियत संघ में जो है उस समय काम कर रही थी। अर्थव्यवस्था जो थी योजनाबद्ध तरीके से राज्य के नियंत्रण में जो है आगे बढ़ रही थी। हम नेक्स्ट चलते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो पूर्वी यूरोप के देश थे वो सोवियत संघ के अंकुश में आ गए थे, उसके कंट्रोल में एक तरीके से उसके प्रभाव में आ गए थे। सोवियत सेना ने इन्हें फांसीवादी जो ताकतें थी, जो एक तरीके से शोषणकारी ताकतें थी, उससे मुक्त कराया था। इन सभी देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ ने जो है वो धीरे धीरे समाजवादी जो प्रणाली है उसमें बदलना शुरू कर दिया था, और इन्हें ही इसीलिए समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया के देश भी कहा गया, जो शीत युद्ध में जो है सोवियत संघ के साथ खड़े थे। ठीक है। इस खेमे का नेता समाजवादी सोवियत गणराज्य था, और इसका जो नेता था वो कौन था? सोवियत गणराज्य था, सोवियत संघ था बेसिकली। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ जो है महाशक्ति के रूप में उभरा और अमेरिका को छोड़ दे, तो ये सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो थी उस समय विश्व में थी, जिसके सामने दूसरा कोई विकसित देश नहीं आ सकता था। सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत अच्छी थी, उनके पास अच्छे से अच्छे जो एक तरीके संसाधन थे, चाहे वो ऊर्जा संसाधन, खनिज तेल, लौह इस्पात, मशीनरी, ये सारी चीज़ें उस समय अवेलेबल थी। सोवियत संघ जो है दूर दराज के इलाकों से भी जो एक तरीके से आवागमन था बहुत अच्छी तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से होता था। विशाल प्रणाली उसके पास थी। सोवियत संघ घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बहुत अच्छा था उसका, एक तरीके से जितनी भी वहाँ पे उपभोक्ता थे जो भी उनकी डिमांड थी उसे पूरा आसानी से जो है सोवियत संघ अपने देश में बने चीज़ों से कर पा रहा था, अपने उद्योगों से कर पा रहा था। ठीक है। पिन से लेकर कार तक सभी चीज़ों का उत्पादन सोवियत संघ खुद अपने देश में करता था, और ज़्यादातर ये कहा जा सकता है कि सोवियत संघ में जो चीज़ें बनती थी उसकी क्वालिटी जो है, उसकी गुणवत्ता जो है वो पश्चिमी देशों के स्तर के बराबर नहीं थी, उनके मुकाबले थोड़े नीचे लेवल की थी। जैसे चीन का सामान अक्सर कहा जाता है कि वो बहुत ख़राब क्वालिटी का सामान बनाता है, तो इतना ख़राब तो नहीं था सोवियत संघ का, लेकिन फिर भी पश्चिमी देशों की अगर मैं मुकाबला करने की बात करूँ तो उनके मुकाबले सोवियत संघ का जो सामान था उसकी गुणवत्ता कम थी। ठीक है। लेकिन फिर भी सोवियत संघ ने जो है अपने नागरिकों को जो है वो एक तरीके से न्यूनतम जीवन स्तर जो है दिया, कि कम से कम वो अपना जीवन यापन कर सके। जैसे सरकार उनको बुनियादी जो सेवाएं थी, जो ज़रूरतें थी वो पूरा करती थी, और सस्ती मतलब रियायती दर पे, मतलब सस्ती से सस्ता जो है मुहैया कराती थी, चाहे वो स्कूल की सुविधा हो, स्वास्थ्य सुविधा हो, बच्चों के देखभाल के लिए हो, ये सारी चीज़ें उन्हें प्रोवाइड कराई जा रही थी सरकार की तरफ से। बेरोजगारी नहीं थी। मिल्कियत का जो प्रमुख रूप था, जो राज्य का जो स्वामित्व था वहाँ पर, और जितने भी एक तरीके से उत्पादन था या भूमि थी वो सारे किसके राज्य के नियंत्रण में थी। नेक्स्ट चलते हैं कि बहरहाल सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता जा रहा था। जो उनके सरकारी अफसर वगैरह थे, जो नेता थे बड़े बड़े, वो अपने कंट्रोल में सारा सोवियत प्रणाली को लेते जा रहे थे, मतलब एक तरीके से अपने फायदे के लिए अब काम करने लग गए थे धीरे धीरे। यह प्रणाली सत्तावादी होती जा रही थी। ठीक है। और नागरिकों का जीवन इससे कठिन ही होगा। जब कोई जो एक तरीके से नेता सिर्फ अपने लिए काम करने लगेगा तो नागरिकों को के भलाई के बारे में नहीं सोचेगा, तो सीधी सी बात है उनका जीवन जो है वो मुश्किल होता जा रहा था। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी तो लोगों के पास थी नहीं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे तो समाजवादी शासन चल रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन चल रहा है, जहाँ पे एक ही पार्टी
होगी, है ना, एक ही दल के पास सारी पावर्स होंगी। तो लोग क्या करते थे, जो उनकी असहमति थी वो चुटकुलों या कार्टूनों के जरिए जो है लोगों के सामने व्यक्त की जाती थी। सोवियत संघ की अधिकांश संस्थाओं में सुधार की जरूरत थी, क्योंकि उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई थी एक तरीके से। सोवियत संघ में एक दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी का ही शासन था और इस दल की सभी संस्थाओं पर अंकुश था, कंट्रोल था। यह दल जनता के प्रति जवाबदेह नहीं था, जैसा लोकतंत्र में होता है, ये बात याद रखिएगा। जैसे अगर मैं चीन की बात करूँ तो चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, वो जो है वो जनता को जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। जैसे अभी आपने देखा था कि वहाँ पे एक तरीके से न्यूज़ आ रही थी कि जो LOC था, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहाँ पे उसके जवान मारे गए थे, लेकिन वो इस चीज़ के लिए बाध्य नहीं है कि वो अपनी जनता को चीज़ें बताए, उसने नहीं बताई। कई अगर आप लोग न्यूज़ वगैरह देख रहे हो तो उसमें ये चीज़ आई थी, ठीक है। तो बेसिकली जनता के प्रति जो समाजवादी चीज़ें होती है, एक दलीय शासन व्यवस्था होती है, वो जवाबदेह नहीं होती है, ये आप सबको पता है, ठीक है। जनता ने अपनी संस्कृति और बाकी मामलों की सार संभाल अपने आप करने के लिए 15 गणराज्यों को आपस में मिलकर सोवियत संघ बनाया था। बेसिकली 15 अलग अलग गणराज्य देश मिलकर एक देश बने थे, जिसे सोवियत संघ कहा गया था। लेकिन जब पार्टी इनकी इच्छाओं को नहीं पूरा कर पा रही थी, तो इच्छा को पहचानने से इनकार कर दिया, तो सोवियत संघ के नक्शे में रूस संघ के 15 गणराज्यों में से एक था। जो 15 गणराज्य मिले थे उसमें से रूस भी एक था, लेकिन वास्तव में रूस का ही हर मामले में कंट्रोल चलता था। बाकी जो छोटे छोटे गणराज्य या देश उनके साथ मिले थे, उनकी जनता को जो है अक्सर जो है इग्नोर कर दिया जाता था, नेग्लेक्ट मतलब उपेक्षित या दमित, या उनकी इच्छाओं को जो है दबा दिया जाता था, ठीक है। वो ऐसा महसूस करने लगे थे। अब सीधी सी बात है कि कोई भी एक संस्था बनेगी या ग्रुप बनेगी जिसमें 15 अलग अलग लोग होंगे, एक ही चीज़ को जो है अगर आप महत्व देंगे तो बाकी लोग जो है अपने आप को नेग्लेक्ट फील करने लगेंगे और उस चीज़ को छोड़ देंगे वो। और यही चीज़ आगे हम सोवियत गणराज्य में भी देखने को पाएंगे, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने समय समय पर अमेरिका को बराबर की टक्कर दी, मतलब कि वो कंटिन्यू जो है, जो शीत युद्ध में एक हथियारों को इकट्ठा करने का या उसे जमा करने की बात चल रही थी, उसमें जो है अमेरिका को सोवियत संघ ने टक्कर तो दी, लेकिन इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी सोवियत संघ को। सोवियत संघ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के मामले में पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे रह गया। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या हुई, सोवियत संघ अपने नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाए। जैसे अभी मैंने ऊपर बताया था कि वो उनकी ज़रूरतों को ख्याल नहीं रख पा रहा था। सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। अफगानिस्तान आप सबको पता ही होगा। इसमें सोवियत संघ की व्यवस्था और भी कमज़ोर होगी, क्योंकि जब वो किसी दूसरे देश को जो है मदद करेगा या उसमें इंटरफेयर करेगा, तो उसको और ज़्यादा पैसे वगैरह जो है वहाँ पे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, वहाँ पे जो है ध्यान देना पड़ेगा। अब सोवियत संघ की व्यवस्था इसकी वजह से कमज़ोर होगी, क्योंकि वो फिर अपने लोगों पर उतना ध्यान नहीं दे पाएगा। हालांकि सोवियत संघ में लोगों का पारिश्रमिक लगातार बढ़ा, लेकिन उत्पादकता और प्रौद्योगिकी के मामले में वह पश्चिमी देशों के से बहुत पीछे छूट गया। लोगों का जो है सैलरी तो बढ़ रही थी, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी थी या जो टेक्नोलॉजी थी उसके मामले में वो क्या हुआ, जो पश्चिमी देश थे उनसे पीछे रहता जा रहा था। इससे हर तरह की उपभोक्ता वस्तुओं में कमी आ गई। खाद्यान्न का आयात साल दर साल बढ़ता गया। हर साल उसे ज़्यादा से ज़्यादा खाने की वस्तुएं जो है आयात करनी पड़ी। 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में यह व्यवस्था लड़खड़ा रही थी और अंततः ठहर गई, मतलब एक जगह टिक गई। उसको जो है एक तरीके से बढ़ नहीं रही थी, लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा था, बल्कि बाहर से सामान मंगाया जा रहा था तो लोगों का उसमें नुकसान ही हो रहा था, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। बेसिकली जब व्यवस्था लड़खड़ाने लगी या ठहर सी गई, जब व्यवस्था से जो लोग खुश नहीं थे सोवियत संघ की, तब आगे क्या हुआ, गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। मिखाइल गोर्बाचेव ने इस व्यवस्था को सुधारना चाहा। बेसिकली एक और नेता सामने आया, मिखाइल गोर्बाचेव, जिसने इस व्यवस्था को जो खराब हो रही थी सोवियत संघ की, उसमें सुधार लाने की कोशिश की। वे 1980 के दशक में जो है के मध्य में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने, एक तरीके से अध्यक्ष बने। पश्चिम के देशों में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति हो रही थी और सोवियत संघ में इसकी बराबरी में लाने के लिए सुधार बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर पश्चिमी देशों की उसको जो है एक तरीके से कंपेयर करना है, उसके बराबर आना है,
तो वहाँ पे जितनी अच्छी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूचना और प्रौद्योगिकी में विकास हो रहा था, क्रांति आ रही थी, उसी के बेस पे एक तरीके से सोवियत संघ को भी आगे बढ़ाना होगा। गोर्बाचेव ने ये सोचा। गोर्बाचेव ने पश्चिम के देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने, सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने और वहाँ सुधार करने का फैसला किया। इसमें दो चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा एक तरीके से महत्व है। देखो, सबसे पहले कि पश्चिमी देशों के साथ जो संबंध थे उसको सामान्य नॉर्मल करने हैं। दूसरा चीज़, सोवियत संघ को जो है जो व्यवस्था चल रही है उसे लोकतांत्रिक रूप देना है, ठीक है, और इसके साथ साथ उसमें सुधार लाना है। तो बहुत बड़े फैसले लिए। इस फैसले में कुछ ऐसी नीतियाँ रही जिनका किसी को अंदाज़ा नहीं था। सबसे पहले, पूर्वी यूरोप के देश सोवियत खेमे के हिस्से थे। इन देशों की जनता ने अपनी सरकारों और सोवियत के नियंत्रण का विरोध करना शुरू कर दिया। अब सबसे पहली समस्या क्या हुई कि अभी मैंने बताया था कि लगभग 15 गणराज्य जो सोवियत संघ से मिले हुए थे, उनकी जो जनता थी उन्होंने क्या किया कि अब वो अपनी देश की जो सरकार और सोवियत संघ जो है उसका विरोध करना उन्होंने शुरू कर दिया था कि अब उन्हें उस ग्रुप का, उस सोवियत संघ का हिस्सा नहीं रहना है, और समाजवादी प्रणाली के विरोध में वो खड़े हो गए थे। गोर्बाचेव के शासक रहते सोवियत संघ ने ऐसी गड़बड़ियों में उस तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जैसा अतीत में होता था। बेसिकली जब गोर्बाचेव उसका लीडर थे तो उन्होंने इन चीज़ों में जो है इंटरफेयर ज़्यादा नहीं किया। पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकारें एक के बाद एक गिर गई। जो साम्यवादी सरकारें थी, सीधी सी बात है, सरकार चलाने वाले, वो एक के बाद एक अपनी जो पावर है वो खोने लगे। सोवियत संघ के बाहर हो रहे इन परिवर्तनों के साथ अंदर भी संकट गहराता जा रहा था और इससे सोवियत संघ के विघटन की गति और तेज होती गई। ठीक है, तो जो पूर्वी यूरोप के जो देश थे, 8 देश थे आई थिंक, वहाँ पे जो सोवियत संघ की सरकारें गिरने लगी थी, जैसा हम इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली क्या हुआ कि सोवियत संघ के जो विघटन था, क्योंकि 15 जो गणराज्य थे उससे मिलकर बना था, तो धीरे धीरे वहाँ की जनता भी उस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाने लगेगी, तो गति और तेज होगी। गोर्बाचेव ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधारों और लोकतांत्रिकरण की नीति चलाई। इन सुधार नीतियों का कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने भी विरोध किया। अब जब पार्टी के अंदर ही विरोध होगा तो ये चीज़ें कितनी अच्छी तरीके से लागू हो पाएंगी, इस चीज़ का अंदाज़ा हम सब लगा सकते हैं। 1991 में एक तख्ता पलट भी हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े गर्मपंथियों ने इसे बढ़ावा दिया था। तब तक जनता को स्वतंत्रता का स्वाद मिल चुका था, क्योंकि अब जब लोकतांत्रिकरण जो है धीरे धीरे जो गोर्बाचेव ने चलाया था, तख्ता पलट में उसकी सीट तो चली गई, लेकिन जब जनता थी उसको तो लोकतंत्र का एक तरीके से स्वाद मिल चुका था। उसे पता था कि लोकतंत्र अब हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद, हमें बोलने की आज़ादी होगी, है ना। तो तब तक जनता को स्वतंत्रता का स्वाद मिल चुका था। वे कम्युनिस्ट पार्टी की पुरानी जो रंगत वाले शासन में नहीं जाना चाहते थे, जहाँ उन्हें बोलने तक की आज़ादी नहीं थी। तो एल्त्सीन ने इस तख्ता पलट के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और वे नायक की तरह उभरे। एल्त्सीन ने जो है इसका विरोध किया था, तो उन्होंने जो है जनता के लिए एक नायक की तरह उभरे। देख लेते हैं, ठीक है। इसके साथ आगे चलते हैं। रूसी गणराज्य ने यहाँ बोरिस येल्त्सिन ने आम चुनाव जीता। वहाँ पे आम चुनाव हुए जिसको उन्होंने जीता। केंद्रीकृत नियंत्रण को मानने से इनकार कर दिया। केंद्रीकृत नियंत्रण मतलब कि अब समाजवादी जो नियंत्रण है उसको मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। सत्ता मास्को से गणराज्यों की तरफ खिसकने लगी थी। मास्को से गणराज्य की तरफ का मतलब है कि जो रूस का कंट्रोल था सारे गणराज्यों पर, उससे जो है वो धीरे धीरे बाकी गणराज्यों की तरफ खिसक रही थी। मतलब हर गणराज्य अब अपना खुद का स्वतंत्र अस्तित्व चाहने लगा था, ठीक है। तो मास्को से गणराज्य की तरफ सत्ता खिसकने का मतलब यही है। ऐसा खासकर सोवियत संघ के उन भागों में हुआ जो ज़्यादा यूरोपीकृत थे और अपने को संप्रभु राज्य मानते थे। ऐसा ज़्यादातर उन जगहों पे हुआ जो एक तरीके से पहले से ही अपने आप को अलग राष्ट्र मानते थे, और अब जो है यूरोप की तरह जो है वो भी अपने आप को अलग समझने लगे थे, एक तरीके से लोकतंत्र की तरफ जा रहे थे। आश्चर्यजनक तौर पर मध्य एशियाई गणराज्यों ने अपने लिए स्वतंत्रता की मांग नहीं की। वे सोवियत संघ के साथ ही रहना चाहते थे। सन 1991 के दिसंबर में एल्त्सीन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। ठीक है, जो धीरे धीरे चीज़ें हो रही थी, अब 1991 के दिसंबर में उसने ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया कि रूस, यूक्रेन और बेलारूस अब सोवियत संघ का हिस्सा नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित हो गई। जो कम्युनिस्ट पार्टी जिसका कंट्रोल था सब पे, जो एक तरीके से उस पर बैन कर दिया गया, प्रतिबंधित हो गई, और परिवर्तित सोवियत गणराज्यों
ने पूंजीवाद और लोकतंत्र को अपना आधार बना लिया। मतलब अब जो सोवियत गणराज्य थे उन्होंने किस चीज़ को अपना एक तरीके से आधार बना लिया, जो लोकतंत्र था उसको और पूंजीवादी विचारधारा को, जिसके वो विरोधी थे। आगे चलते हैं कि साम्यवादी सोवियत गणराज्य के विघटन की घोषणा, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकूट कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का गठन बाकी गणराज्यों, खासकर मध्य एशियाई गणराज्यों के बीच आश्चर्यचकित करने वाला था। ये गणराज्य भी स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल के बाहर थे। मतलब इन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित नहीं किया था, कुछ राज्य ऐसे भी थे। इस मुद्दे को तुरंत हल कर लिया गया। इन्हें राष्ट्रकुल का संस्थापक सदस्य बनाया गया। रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया। अब इसमें जो संधि हुई थी उसमें इन्होंने क्या कहा कि रूस जो है सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी राज्य होगा। अब सीधी सी बात है, मतलब कि जो भी पावर सोवियत संघ को मिली हुई थी, जितनी भी ट्रीटी की गई थी, उस सबको फॉलो कौन करेगा? वो रूस करेगा। ठीक है, मतलब कि सुरक्षा परिषद में जो सोवियत संघ की परमानेंट सीट थी वो किसको मिलेगी? रूस को मिलेगी। सोवियत संघ ने जो अंतर्राष्ट्रीय करार या संधियां की थी उसको निभाएगा भी कौन? रूस करेगा। ठीक है, सोवियत संघ के विघटन के बाद के समय में पूर्ववर्ती गणराज्यों के बीच एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश के दर्जे के रूप में कौन सामने आएगा? रूस आएगा। कि जो परमाणु हथियार सोवियत संघ के पास है वो किसके पास होगा? रूस के पास। उसने अमेरिका के साथ परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में कुछ कदम भी उठाए। सोवियत संघ अब नहीं रहा, वह दफन हो चुका था। मतलब कि दिसंबर 1991 में जब उसे अलग किया गया रूस बेलारूस, तो ये सारे जो है एक तरीके से ख़त्म हो गया। ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट की गई और राष्ट्रकुल के संस्थापक सदस्य बनाया गया, और जो उसका उत्तराधिकारी था वो कौन उभर के सामने आया हमारे सामने? रूस आया। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? एक तरीके से सोचा जा सकता है कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति अचानक कैसे बिखर गई। सिर्फ सोवियत संघ और साम्यवादी के अंत को समझने के लिए यह सवाल पूछना जरूरी नहीं है। यह सवाल राजनीतिक व्यवस्था के पतन को समझने के लिए भी जरूरी है, क्योंकि सोवियत संघ के रूप में ना तो कोई राज्य व्यवस्था पहली बार टूटी और ना ही आखिरी बार और भी बाद में टूटी। सोवियत संघ के विघटन के कुछ विशेष कारण जरूर हो सकते हैं, लेकिन इस मामले में हम एक सर्वसामान्य सबक सीख सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि वो लोगों की जो उम्मीदें थी उसको पूरा नहीं कर पा रही थी। इसके साथ साथ जो गणराज्य उसके साथ मिले थे वहाँ की जनता को भी उसने नेग्लेक्ट किया, इग्नोर किया, जिसकी वजह से धीरे धीरे लोगों में जो है गुस्सा भरने लगा। लोगों ने उसके खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू की और एट लास्ट जो है रिजल्ट हमारे सामने आया उसके विघटन के रूप में। यह सोवियत संघ के पतन का कारण रहा। कई सालों तक अर्थव्यवस्था गतिरोध रही, रुकी रही, एक तरीके से वो डेवलप नहीं हो रही थी, आगे बढ़ नहीं रही थी। इससे उपभोक्ता वस्तुओं की बड़ी कमी हो गई और सोवियत संघ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी राज्य व्यवस्था को शक की नज़र से देखने लगा। जब लोगों की ज़रूरतें नहीं पूरा हो पा रही है, अच्छे से व्यापार नहीं हो पा रहा है, तो सीधी सी बात है लोग अपनी व्यवस्था को शक की नज़र से देखने लगेंगे और खुलेआम उससे सवाल पूछने लगे। सोवियत व्यवस्था इतनी कमज़ोर कैसे हुई और अर्थव्यवस्था में गतिरोध क्यों आया, क्यों वो ठहर गई? इसका उत्तर काफ़ी हद तक साफ है। इस सिलसिले में एक बात स्पष्ट की जा सकती है कि सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो परमाणु हथियार और सैन्य साजो सामान जुटाने में लगाया, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने में नहीं। उसने अपने संसाधन पूर्वी यूरोप के ज़्यादातर उन छोटे देशों को जो है एक तरीके से खर्च किया जो सोवियत संघ के नियंत्रण में थे, है ना। एक तरीके से कहा जा सकता है कि उसने अपने संसाधनों को इस्तेमाल करके अपने देश का विकास नहीं किया, बल्कि उन छोटे देशों का विकास ज़्यादा किया जो उसके पिछलग्गू थे, जो एक तरीके से उसके ग्रुप में शामिल थे यूएसएसआर के, है ना। इससे सोवियत संघ पर जो है आर्थिक दबाव पड़ा, जिसकी वजह से सोवियत व्यवस्था इसका सामना नहीं कर पाई, क्लियर कर सके। इसी के साथ एक और बात हुई, और वो क्या बात हुई? पश्चिमी मुल्कों की तरक्की के बारे में सोवियत संघ के आम नागरिकों को भी पता चला। वे अपनी राज्य व्यवस्था और पश्चिमी देशों की राज्य व्यवस्था के बीच अंतर को जानने लगे। सालों से इन लोगों को यही बताया जा रहा था कि सोवियत राज्य व्यवस्था पश्चिम के जो पूंजीवादी राज्य व्यवस्थाएं हैं या देश है, चाहे वो अमेरिका जैसे देश हो जाए, उससे अच्छे हैं। लेकिन जब उनके सामने सच्चाई आई कि सोवियत संघ पिछड़ रहा है या पिछड़ चुका है, तो वो अपने पिछड़े पन की पहचान से लोगों को जो एक मनोवैज्ञानिक धक्का था वो बहुत तेज़ लगा, जिसकी वजह से उन्होंने अपने देश की जो सरकार थी उसके खिलाफ विरोध कर दिया। अब सीधी सी बात है, जनता को सालों तक एक ही चीज़ बताते रहोगे कि हम बेहतर है, हमारा देश अच्छी तरीके से तरक्की कर रहा है, और जब उसके सामने
सच्चाई आएगी तो वो जो है बहुत एक तरीके से निराश होंगे और अपनी सरकार का विरोध करेंगे ही करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। सोवियत संघ प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरोध हो चुका था। सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 साल तक शासन किया और यह पार्टी अब जनता के प्रति जवाबदेह मतलब उसको आंसर देने के लिए तैयार नहीं थी। गतिरोध प्रशासन, भारी भ्रष्टाचार, जैसा मैं ऊपर ही बता चुकी थी कि जो एक तरीके से नौकरशाही थी उसने जो है अपने कंट्रोल में सब कुछ ले लिया था और अपनी गलतियों को सुधारने की व्यवस्था में असमता मतलब अपनी गलतियों को सुधारने की कोई व्यवस्था नहीं थी वहाँ पे। शासन में ज़्यादा खुलापन लाने की प्रति अनिच्छा थी, मतलब शासन को एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी ना लाना चाहते थे वो, कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, जनता को जो अधिकार नहीं मिलने चाहिए, वो ये सोचते थे। देश की विशालता के बावजूद सत्ता का केंद्रीकरण होना, एक तरीके से सारी जो पावर थी वो किसके पास थी? कम्युनिस्ट पार्टी के पास थी, केंद्रीकृत हो गई। मतलब रूस के पास जो है सारी पावर थी, आसपास के जो 15 गणराज्य थे उनको अहमियत नहीं दी जा रही थी। इन सारी बातों के कारण आम जनता अलग थलग पड़ गई। इससे भी बुरी बात क्या हुई? पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिकों से ज़्यादा विशेष अधिकार मिले हुए थे। जब विशेष अधिकार किस लोगों को मिल जाएंगे तो जो जनता है, आम जनता है, उसको इस चीज़ का एहसास होगा और वो विरोध करेंगे। लोग अपने को राज्य व्यवस्था और शासकों से जोड़कर नहीं देख पा रहे थे। सरकार का जो जनाधार था, एक तरीके से जनता जो उनके साथ थी, वो पीछे हटती जा रही थी, खिसकता चला गया। मिखाइल गोर्बाचेव के इन सुधारों में दोनों समस्याओं के समाधान का वादा था। बेसिकली मिखाइल गोर्बाचेव ने जब सुधारों का वादा किया तो उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था लाने की बात कही, जो प्रॉब्लम थी उसे सॉल्व करने की बात की, पूंजीपतियों को जो है आगे बढ़ाने की बात की, पूंजीवाद को एक तरीके से लाने की बात की। तो उन्होंने जो एक तरीके से जो सुधारना चाहा, देखो गोर्बाचेव ने अर्थव्यवस्था को सुधारने, पश्चिम की बराबरी लाने और प्रशासनिक ढांचे में ढील देने का वादा किया था। लेकिन गोर्बाचेव तो रोग का ठीक ठाक निदान कर रहे थे और सुधारों को लागू करने के उनके प्रयास भी ठीक ही थे। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि फिर भी टूट गया। मतलब कि जितनी प्रॉब्लम्स थी कंटिन्यू थी, लेकिन फिर भी मिखाइल गोर्बाचेव के सुधारने की कोशिश के बाद भी जो सोवियत संघ था वो टूट गया। क्यों? इसका एक सिंपल सा उत्तर दे सकते हैं कि जब गोर्बाचेव ने सुधारों को लागू किया और अर्थव्यवस्था में ढील दी तो लोगों को आकांक्षाएं और अपेक्षाएं जो थी, एक तरीके से ऐसा ज्वार उमड़ा एक तरीके से बाढ़ से आगे की जो उनकी उम्मीदें थी, जो आकांक्षाएं थी, वो बहुत हाई लेवल पे चली गई थी एक तरीके से, जिसका अनुमान शायद ही कोई लगा सकता था और उस चीज़ को पूरा करना तो और ज़्यादा मुश्किल था। इस पर काबू पाना एक अर्थ में असंभव ही था, इसीलिए कहा गया है। सोवियत संघ में जनता के एक तबके की सोच यह थी कि गोर्बाचेव को ज़्यादा तेज़ गति से कदम उठाने चाहिए। ये लोग उनकी कार्य पद्धति जो एक तरीके से वो धीरे धीरे काम कर रहे थे, लेकिन वो धीरज नहीं रख पाई जनता, वो निराश हो गई उनसे। इन लोगों को ने जैसा सोचा था वैसा फ़ायदा उन्हें नहीं हुआ। संभव है बहुत धीमी गति से फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि जब बदलाव किया जाएगा तो बहुत स्लो किया जाएगा, है ना। जनता के एक हिस्से, खासकर कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य, वे लोग सोवियत व्यवस्था के फ़ायदे में थे कि विचार ठीक इसके विपरीत थे। इनका कहना था कि हमारी सत्ता और विशेषाधिकार अब कम हो रहे हैं और गोर्बाचेव बहुत जल्दबाजी दिखा रहे हैं। मतलब कि जनता जो है दो हिस्सों में बट गई थी। एक वो हिस्सा था जो आम जनता थी, जिन्हें लग रहा था कि गोर्बाचेव बहुत स्लो जो है प्रोग्रेस कर रहे हैं, हमारी जो उम्मीदें वगैरह उसको पूरा नहीं कर पा रहे उतनी तेज़ी से। दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी के जो सदस्य थे, जिनको स्पेशल पावर मिली हुई थी, उन्हें ऐसा लग रहा था कि गोर्बाचेव जो है वो बहुत तेज़ी से एक तरीके से चेंजेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है हमारी जो पावर है वो चली जा रही है। इस खींचतान में गोर्बाचेव का समर्थन हर तरफ से जा रहा था। मतलब ना कम्युनिस्ट पार्टी उन्हें सपोर्ट कर रही थी, ना ही आम जनता उन्हें सपोर्ट कर रही थी। जो लोग उनके साथ थे उनका भी मोह भंग हो गया था, मतलब कि उनकी भी इच्छाओं जो है पूरी नहीं हो रही थी। ऐसे लोगों ने सोचा कि गोर्बाचेव खुद अपनी ही नीतियों को ठीक तरीके से नहीं बचाव कर पा रहे हैं। इन सारी बातों के बावजूद संभवतः सोवियत संघ का विघटन न होता, लेकिन एक घटना ने अधिकांश पर्यवेक्षकों को चौंकाया और सोवियत व्यवस्था के अंदर के लोग भी इससे दंग रह गए। यह घटना थी राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा के उभार की। मतलब अब जनता में जो है राष्ट्रवादी भावनाएं आ गई थी। संप्रभुता मतलब अपना एक तरीके से अपने ऊपर प्रभुत्व वो खुद जो है एक तरीके से कंट्रोल करना चाहते थे, लोकतंत्र को लेकर आना चाहते थे। ठीक है। रूस और बाल्टिक गणराज्य जैसे एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया, यूक्रेन और जॉर्जिया जैसे, ये जो है एक तरीके से घटना चक्र है कि कैसे कैसे सोवियत संघ का विघटन जो है किन चरणों में हुआ, तो आप ये देख सकते हैं।
सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्य इस उभार में शामिल थे। राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों का उभार सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तत्कालिक कारण सिद्ध हुआ कि जब लोगों के अंदर जो है संप्रभुता राष्ट्रीयता की भावना जो आ गई, तो वो जो है सबसे ईजी जो है एक तरीके से चीज़ रही, जिसकी वजह से लोग जो है वो सोवियत संघ के विघटन को लेकर जो है एकदम से जो है ब्लास्ट हुआ। वो एक तरीके से कह सकते हैं कि दिसंबर 1991 में एकदम से लोगों ने जो है अपने आप को उससे अलग घोषित कर लिया। इस मामले पर भी अलग अलग राय है। एक विचार, अब देखते हैं क्या राय है। एक विचार तो यह है कि राष्ट्रीयता की भावना और तड़प सोवियत संघ के समूचे इतिहास में कहीं न कहीं जारी थी। चाहे सुधार होते या ना होते, सोवियत संघ के जो अंदरूनी संघर्ष थे वो तो इस विघटन को लेकर ही आता, ऐसा लोग मानते हैं। खैर, यह तो इतिहास की अनिवार्यता के बारे में अनुमान लगाना हुआ, लेकिन सोवियत संघ के आकार, विविधता और इसकी बढ़ती हुई आंतरिक समस्याओं को देखते हुए ऐसा सोचना असंगत भी नहीं लगता है कि हो सकता है कि लोग अब जो है लोकतंत्र को जो है लेकर आने के लिए जो है बेकार एक तरीके से उतावले हो चुके थे। राष्ट्रीयता की भावना उनमें इतनी आ गई थी कि अपने राष्ट्र को जो है पहले देखने लगे थे वो। कुछ अन्य लोग सोचते हैं कि गोर्बाचेव के सुधार ने राष्ट्रवादियों के असंतोष को इस सीमा तक भड़काया कि उस पर शासकों का नियंत्रण ही नहीं रहा। वैसे ही वहीं कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि एक तरीके से जो गोर्बाचेव ने बदलाव किए, जो चेंजेस लेकर आए, वो एक तरीके से आग में घी का काम किया, जहाँ पे लोग जो है राष्ट्रवादियों के संतोष को जो है एक तरीके से वो कंट्रोल नहीं कर पाए, वो असंतोष की सीमा को पार कर गए लोगों, जिसकी वजह से जो है एक तरीके से लोग जो हैं वो बहुत तेज़ी से जो है उसका विघटन हो गया। ठीक है। विडंबना यह है कि शीत युद्ध के दौरान बहुत से लोग सोचते थे कि सोवियत संघ के मध्य एशियाई गणराज्यों में राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का उभार सबसे दमदार होगा, क्योंकि ये गणराज्य रूस से धार्मिक और नस्ली लिहाज से अलग और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे। लेकिन हुआ यह कि सोवियत संघ के प्रति राष्ट्रवादी असंतोष यूरोपीय और अपेक्षाकृत समृद्ध गणराज्य जो बहुत अमीर थे वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिला। रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और बाल्टिक क्षेत्र में सबसे प्रबल नजर आया, और जो थोड़े मध्य एशियाई देश थे, जो थोड़े एक तरीके से पिछड़े हुए थे, वहाँ पे कम दिखा। यहाँ के आम लोग अपने को मध्य एशियाई गणराज्यों के लोगों से अलग थलग महसूस कर रहे थे। इनका आपस में कोई लगाव भी नहीं था, में भी लगाव था। इन गणराज्यों के लोगों में यह भाव घर कर गया कि ज़्यादा पिछड़े इलाकों को सोवियत संघ में शामिल रखने से उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। एक तरीके से इन्हें ऐसा लगने लगा कि जो पिछड़े राज्य सोवियत संघ का हिस्सा बन रहे हैं, उनको विकास कराने के उस चक्कर में जो है इनके जो एक तरीके से संसाधन है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इसका फ़ायदा इन्हें नहीं मिल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम विघटन की परिणतियाँ, एक तरीके से रिजल्ट क्या हुआ। सोवियत संघ की दूसरी दुनिया और पूर्वी यूरोप में समाजवादी व्यवस्था के पतन के परिणाम विश्व राजनीति के लिहाज से गंभीर रहे। इससे मोटे तौर पे 3 प्रकार के दूरगामी परिवर्तन हुए। हर परिवर्तन के बहुत सारे प्रभाव हैं, उन सभी प्रभावों को यह सूचीबद्ध करना उचित नहीं होगा। अव्वल तो सबसे पहले क्या एक तरीके से प्रभाव हुआ या परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। दूसरी दुनिया के पतन का एक परिणाम शीत युद्ध के दौर के संघर्ष की समाप्ति, मतलब कि जितना भी संघर्ष शीत युद्ध में हो रहा था, जो हथियारों को इकट्ठा किया जा रहा था, लोग जो है एक दूसरे के खिलाफ थे, जितना भी तनाव था उस समय, वो सारा जो है खत्म हो गया। समाजवादी प्रणाली पूंजीवादी प्रणाली से को पछाड़ पाएगी या नहीं, यह विचारात्मक विवाद अब कोई मुद्दा ही नहीं रह गया था। शीत युद्ध के इस विवाद ने दोनों गुटों की सेनाओं को उलझाया था। हथियारों की तेज होड़ शुरू हो गई थी। परमाणु हथियारों का संचय, मतलब उसको स्टोर करना, उसको बढ़ावा देना, विश्व में सैन्य गुटों में बटा था। शीत युद्ध के समाप्त होने से हथियारों की जो होड़ थी वो समाप्त हो गई। एक नई शांति की संभावना ने जन्म लिया था, क्योंकि उस समय तो ऐसा लग रहा था कि अब तीसरा वर्ल्ड वॉर भी जो है हो ही जाएगा। लेकिन एक नई शांति जब सामने आई, जब सोवियत संघ जो है विघटित हो गया, बट गया। ठीक है। दूसरा यह कि विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गए, मतलब शक्तियों का जो एक तरीके से संबंध था, जो और इस कारण विचारों और संस्थाओं के अपेक्षित प्रभाव में भी बदलाव आया। शीत युद्ध के अंत के समय केवल 2 संभावनाएं थी, या तो बची हुई महाशक्ति का दबदबा रहेगा और एक ध्रुवीय विश्व बनेगा, या फिर कई देश अथवा देशों के अलग अलग समूह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण मोहरे, मतलब विचार अपने लेकर आएंगे
इस तरह बहुध्रुवीय विश्व बनेगा। मतलब दो ही चीज़ें, उस समय ऐसा लग रहा था कि शीत युद्ध का जो अंत वो दो ही तरह से होगा, एक तो एक महाशक्ति बनेगी या तो बहुध्रुवीय विश्व बनेगा। अलग अलग जो है महाशक्तियाँ या विचारधाराएं हमारे सामने आएंगी, जहाँ किसी एक देश का बोलबाला नहीं होगा। हुआ यह कि अमेरिका अकेली महाशक्ति बन गया। अमेरिका की ताकत और प्रतिष्ठा की सह पाने से अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है आ गई थी। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं विभिन्न देशों की ताकतवर सलाहकार बन गई, क्योंकि इन देशों को पूंजीवाद की ओर कदम बढ़ाने के लिए इन संस्थाओं से क्या चाहिए? पैसा चाहिए, कर्ज चाहिए। राजनीतिक रूप से उदारवादी लोकतंत्र राजनीतिक जीवन को सूत्रबद्ध करने के लिए सर्वश्रेष्ठ धारणा के रूप में सामने आया। मतलब कि अब एक तरीके से जो समाजवाद था या साम्यवादी विचारधारा थी, उसको जो है वो पीछे रह गई और अब पूंजीवादी या लोकतंत्र जो है वो आगे आ गया। और हर कोई जो है अपने आप को जो है इसी विचारधारा में लाने के लिए जो है पूंजीवादी विचारधारा में लाने के लिए जो विश्व बैंक जैसी संस्थाएं हैं उनसे उधार लेने लगी। तीसरी बात यह थी कि सोवियत खेमे के अंत का एक अर्थ था कि नए देशों का उदय होगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी थी कि यूरोपीय जो एक तरीके से सोवियत संघ था वो कई देशों से मिलकर बना था। अब जब वो विघटित होगा तो नए खिलाड़ी हमारे सामने आएंगे, नए देश आएंगे। इन सभी देशों की स्वतंत्र पहचान होगी, पसंद होगी। इनमें से कुछ देश है, खासकर बाल्टिक और पूर्वी यूरोप के देश यूरोपीय संघ से जुड़ना और उत्तर अटलांटिक संधि मतलब नाटो का हिस्सा भी बनना चाहते थे। मध्य एशियाई देश अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाना चाहते थे। इन देशों ने रूस के साथ अपने मजबूत रिश्तों को जारी रखा और पश्चिमी देश जैसे अमेरिका, चीन, अन्य देशों के साथ भी संबंध बनाए। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय फलक पे कई नए खिलाड़ी सामने आए। हर एक के हित अलग थे, भलाई अलग थी, उनकी सोच अलग थी, पहचान अलग थी, आर्थिक और राजनीतिक समस्याएं अलग थी और उसका सॉल्यूशन भी अलग था। ठीक है, अब आगे जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।